हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका जीएस साइको एजुकेशन के इस यूट्यूब चैनल पे। तो चलिए आज का जो ये एपिसोड जो है वो वर्ल्ड ज्योग्राफी का हम ये दूसरा एपिसोड लेकर के आए हैं। तो एपिसोड को शुरू करने से पहले सबसे पहले एक कोटेशन हम लोग देखते हैं हर बार की तरह। तो एक कोटेशन देखेंगे जो अब्दुल कलाम का एक बहुत ही अच्छा कोटेशन है। अब्दुल कलाम जो हमारे भूतपूर्व जो राष्ट्रपति थे, उनका एक बहुत ही अच्छा कोटेशन है कि महान सपने देखने वालों के महान सपने हमेशा पूरे होते हैं। यानी कि जो मतलब अपनी शिद्दत से कोई अगर सोचता है कि हाँ हमको ये चीज करना है लाइफ में, तो वो जरूर ही पूरा होता है, बशर्ते कि अगर वो अपनी लगन और दृढ़ इच्छा और पूरी डेडिकेशन के साथ अगर वो उस चीज को करने में अगर अपना पूरा टाइम लगाता है, अपना पूरा मेहनत लगाता है, तो जरूर ही वो उनके सपने जो होते हैं वो महान सपने जरूर पूरे होते हैं। तो इसके पहले ये वर्ल्ड ज्योग्राफी के दूसरा टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देना चाहूंगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए। वहां पे इसके पहले जो भी जितने भी सारे वीडियोज हैं, उन सब सारे वीडियोज का लिंक आपको वहां पे मिल जाएगा। तो चलिए बिना देरी किए हुए शुरू करते हैं आज का वर्ल्ड ज्योग्राफी का ये दूसरा टॉपिक, जिसमें टॉपिक का नाम है पृथ्वी की गतियां तथा अक्षांश एवं देशांतर, यानी कि मूवमेंट्स ऑफ द अर्थ एंड द लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड। तो देखते हैं कि पहला इसमें प्रश्न महत्वपूर्ण प्रश्न जो है वो कौन-कौन से महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकते हैं जो एग्जाम में आएंगे। तो और एग्जाम में आने की जो संभावना है, और एक और बात बता देना चाहता हूँ कि ये एनसीईआरटी का सार संग्रह का एपिसोड चल रहा है महेश कुमार वर्णवाल की पुस्तक का। ठीक है, तो प्रश्न देखते हैं कि विषुव यानी कि इक्विनॉक्स को संपूर्ण विश्व में दिन और रात बराबर होते हैं, ये तिथियां कौन सी है? तो 21 मार्च और 23 सितंबर को पूरे विश्व में दिन और रात बराबर होते हैं। तो यानी 21 मार्च और 23 सितंबर के दिन वर्ष भर रात और दिन किस स्थान पर बराबर होते हैं? तो भूमध्य रेखा पर। कर्क संक्रांति के समय उत्तरी गोलार्ध के किस स्थान पर 12 घंटे का दिन होता होगा? तो विषुवत रेखा पे होता होगा। यहाँ पे ये फिगर के द्वारा यहाँ पे समझाया गया है। तो एक बार इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले करके खुद से समझने का कोशिश कीजिएगा। ठीक है, क्योंकि जब भी इसका सेपरेट वीडियो हम बनाएंगे तो वहां पे मैं आपको अच्छा से इसको समझा पाऊंगा। ठीक है, तो यहाँ पे बस यही है कि जो मतलब बीच में सूर्य है, उसके बाद से फिर जो पृथ्वी घूमती है, तो 21 मार्च के दिन सर्वत दिन रात बराबर होते हैं, फिर 23 सितंबर के दिन बराबर होते हैं। और पृथ्वी जो घूमती हो एंटी क्लॉकवाइज घूमते, यानी कि एंटी क्लॉक का मतलब ये हुआ कि घड़ी के विपरीत दिशा में। तो मतलब इसको बोलेंगे कि जैसे ये घूमती है तो 21 मार्च को 21 मार्च को सर्वत दिन रात बराबर होते हैं। कहाँ पे? तो शरद विषुव में, यानी कि साउथ पोल के पास और नॉर्थ पोल के पास 23 सितंबर सर्वत्र में दिन रात बराबर होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं कि पृथ्वी का अपने अक्ष पर झुकाव कितना कोण का है? तो 23.5 डिग्री पर उसका झुकाव है। उत्तरी गोलार्ध जो है नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में वर्ष का सबसे छोटा दिन किस तिथि को होता है? तो 22 दिसंबर को सबसे छोटा दिन होता है। कहाँ होता है? उत्तरी गोलार्ध में होता है। नेक्स्ट देखेंगे कि उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन किस तिथि को होता है? तो 21 जून को होता है। और वहीं हम बात करें तो पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर चक्कर लगना तथा अपने अक्ष पर झुका होना मौसम परिवर्तन का मुख्य कारण माना जाता है। दक्षिणी गोलार्ध की बात करें तो साउदर्न हेमिस्फीयर में सबसे बड़ा दिन कब होता है? तो 22 दिसंबर को सबसे बड़ा दिन होता है। और सबसे छोटा दिन उत्तरी गोलार्ध में कब होता है? तो 22 दिसंबर के दिन ही होता है। ठीक है, सबसे मतलब छोटा दिन उत्तरी गोलार्ध में 22 दिसंबर और सबसे बड़ा दिन दक्षिणी गोलार्ध में 22 दिसंबर होता है। देखेंगे उपसौर क्या है। उपसौर यानी कि पेरीहेलियन क्या है? पृथ्वी जब सूर्य से निकटतम दूरी पर होती है, यानी कि पृथ्वी जो है वो सूर्य से निकटतम दूरी पर होती है, तो इसे उपसौर कहते हैं। ऐसी स्थिति 3 जनवरी को होती है, यानी कि उपसौर कौन कब होता है? तो 3 जनवरी को होता है। अपसौर, अब एपीहेलियन देखेंगे तो पृथ्वी जब सूर्य से अधिकतम दूरी पर होती है तो इसे अपसौर कहते हैं। ऐसी स्थिति कब होती है? तो ऐसी स्थिति 4 जुलाई को होती है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पे कि ग्रीष्म अयनांत यानी कि समर सोल्स्टाइस जो होता है वो प्रतिवर्ष किस तिथि को होता है? तो 21 जून को होता है। दोपहर में आपकी छाया किस तिथि को सबसे छोटी होती है? तो 21 जून को जो दोपहर की जो छाया होती है वो छोटी होती है, क्योंकि 21 जून के समय जो सूरज की जो किरणें वो सीधे लंबवत पड़ती है। ठीक है, दोपहर में आप किस ये तो हो गया। नेक्स्ट देखते हैं कि वार्षिक तापांतर यानी कि एनुअल रेंज ऑफ टेम्परेचर किस अक्षांश पर न्यूनतम होता है? तो वार्षिक तापांतर जो होता है वो भूमध्य रेखा पर न्यूनतम होता है।
प्रधान याम्योत्तर यानी कि प्राइम मेरिडियन तथा विषुव यानी कि इक्वेटर रेखा का प्रतिच्छेदन बिंदु कहाँ अवस्थित है? तो अटलांटिक सागर में, अटलांटिक महासागर में अवस्थित है। नेक्स्ट देखते हैं कि शून्य अंश अक्षांश यानी कि लैटिट्यूड तथा शून्य अंश देशांतर बिंदु का प्रतिच्छेदन अटलांटिक महासागर में अवस्थित है। सूर्योदय की जो सबसे पहली किरण भारत के किस याम्योत्तर पे यानी कि मेरिडियन पे दिखाई देती है? तो 97.25, जिसको हम लोग अरुणाचल प्रदेश में जो जगह है वहीं पे। अरुणाचल प्रदेश में कौन सा जगह है? किब्यूथू नाम है उसका, जहाँ पे सबसे पहले सूर्य की पहली किरण मतलब देखने को मिलती है। नेक्स्ट है कि अंतरराष्ट्रीय दिनांक रेखा जो होता है, इंटरनेशनल डेट लाइन जो है, किस महासागर से गुजरती है? तो इंटरनेशनल डेट लाइन जो है वो प्रशांत महासागर से होकर गुजरती है। पृथ्वी की भूमध्य रेखा यानी कि इक्वेटर की कुल लंबाई कितनी है? तो 40,075 किलोमीटर पृथ्वी की भूमध्य रेखा की लंबाई है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं कि ग्लोब पर दो स्थानों के मध्य न्यूनतम दूरी अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा पर नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि कौन सी देशांतर रेखा प्रधान याम्योत्तर के साथ मिलकर ग्लोब पर किसी बृहद वृत्त का निर्माण करते हैं? तो 180 डिग्री देशांतर। यहाँ पे महत्वपूर्ण अक्षांश रेखा है जो समझाया गया है। तो ये बीच वाली जो लाइन है, बीच वाली यानी कि आपको यहाँ पश्चिम से पूरब की तरफ जो खींची गई है लाइन, तो इसको विषुवत रेखा बोलते हैं, नहीं कि 0 डिग्री होता है। 23.5 डिग्री और नॉर्थ की बात करें तो कर्क रेखा होता है। 23.5 डिग्री साउथ की बात करें तो ये आपका मकर रेखा होता है। और फिर उसके नीचे अगर 66.5 डिग्री की बात करें हम, तो वो जो होता है 66.5 डिग्री साउथ जो होता है अंटार्कटिक वृत्त होता है। और 66.5 डिग्री नॉर्थ जो होता है वो आर्कटिक वृत्त के नाम से जाना जाता है। ऊपर वाला जो पोल होता है उसको उत्तरी ध्रुव बोला जाता है, और नीचे वाला पोल जो होता है दक्षिणी ध्रुव बोला जाता है। और 0 डिग्री देशांतर को हम लोग प्रधान याम्योत्तर रेखा बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे हम 0 डिग्री से लेकर के 5 डिग्री उत्तर और दक्षिण के मध्य की अक्षांशीय पेटी शांत अक्षांश के नाम से जानी जाती है। नेक्स्ट देखेंगे कि विषुवत रेखा पर स्थित देश कौन कौन से हैं? तो विषुवत रेखा पर स्थित देशों की संख्या कितनी है? तो 13 है। तो एक में कौन सा देश है? साओ टॉम और प्रिंसिप है। 2 में गैबोन है। 3 में कांगो गणराज्य है। और 4 में लोकतांत्रिक गणराज्य कांगो है यानी कि रिपब्लिकन डेमोक्रेटिक कांगो। 5 में युगांडा है। 6 में केन्या, फिर सोमालिया है, मालदीव है, इंडोनेशिया है, किरिबाती है, इक्वाडोर है, कोलंबिया है और फिर ब्राजील है। यानी कि विषुवत रेखा पर स्थित कितने देश हैं? तो ये पूछा जा सकता है। तो ये विषुवत रेखा पर स्थित मात्र 13 देश हैं, और 13 देशों का नाम यहाँ पे दिया गया है, और इसको आप लोग याद कर सकते हैं। फिर देखते हैं कि कर्क रेखा जो है, जिसको हम ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न बोलते हैं, सॉरी यहाँ पे कर्क रेखा का ट्रॉपिक ऑफ कैंसर होता है, यहाँ पे वो गलत प्रिंट हो गया है। तो कर्क रेखा पर स्थित देश जो है वो 18 है। तो 18 देश में देखते हैं यहाँ पे। तो 18 देश कौन कौन से हैं? तो एक में हवाई द्वीप है, बहामास है, मॉरिटानिया है, अल्जीरिया है, लीबिया है, मिस्र है, भारत है। भारत भी कहाँ पे स्थित है? तो कर्क रेखा पे ही स्थित है, और भारत को कर्क रेखा 2 भागों में विभाजित करती है। फिर म्यांमार है, ओमान है, मेक्सिको है, माली है, नाइजर है, चाड है, सऊदी अरब है, संयुक्त अरब अमीरात है, बांग्लादेश है, चीन है, ताइवान है। ठीक है, और फिर अच्छा इसको आप लोग ऐसे याद कर सकते हैं। आप लोग एक वर्ल्ड का जो मैप है उसको मन में इमेजिन कीजिए। ठीक है, तो हवाई द्वीप से हम सीधे चलेंगे। हवाई द्वीप के बाद बहामास आता है, उसके बाद से मॉरिटानिया आता है, फिर अल्जीरिया आएगा, फिर लीबिया आएगा, फिर मिस्र आएगा, फिर उसके बाद भारत आता है, फिर म्यांमार आएगा, फिर ओमान आएगा, फिर मेक्सिको, माली, नाइजर, चाड, सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, बांग्लादेश, चीन, ताइवान। ठीक है, हम मकर रेखा यानी कि इसको हम ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न बोलते हैं। तो इस पे जो देशों की संख्या स्थित है वो कितनी है? तो 12 है। एक बार फिर से रिकॉल करेंगे, कर्क रेखा पर देश की संख्या 18 है, और विषुवत रेखा पे देश की संख्या कितनी है? तो 13 है। और मकर रेखा पे मतलब इस देश की संख्या 12 है। तो ब्राजील है, पराग्वे है, अर्जेंटीना है, चिली है, फ्रेंच पोलिनेशिया यानी कि फ्रांस है, बोत्सवाना है, ऑस्ट्रेलिया है, मेडागास्कर है, मोजाम्बिक, दक्षिण अफ्रीका, टोंगा और नामीबिया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा के सबसे निकट कौन सा जल डमरू मध्य स्थित है? तो बेरिंग जल डमरू मध्य स्थित है। भू परपटी यानी कि क्रस्ट में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला रासायनिक तत्व कौन सा है? तो ऑक्सीजन है, जिसकी मात्रा कितनी है?
तो 46.60% है, यानी कि जो क्रस्ट होता है तो पृथ्वी को 3 भागों में बांटा गया है ना। तो एक होता है कोर मेंटल क्रस्ट, यानी कि सबसे ऊपरी जो परत है उसमें सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला रासायनिक तत्व कौन सा है, तो ऑक्सीजन है, जिसकी प्रतिशतता अगर देखा जाए, प्रतिशत देखा जाए तो ऑक्सीजन है, तो 46.60% है। नेक्स्ट देखेंगे कि यदि दो स्थानों की स्थिति में 90 डिग्री देशांतर का अंतर होता है, दो स्थानों की स्थिति में 90 डिग्री देशांतर का अंतर होता है, तो उनके मध्य कितने घंटे का अंतर होगा, तो 6 घंटे का अंतर होगा। नेक्स्ट देखते हैं कि मिस्र की राजधानी, जो मिस्र की राजधानी है कहाँ पे, काहिरा में है, जिसको इजिप्ट के नाम से जाना जाता है, मिस्र को इजिप्ट के भी नाम से जानते हैं। तो मिस्र की जो राजधानी काहिरा का जो स्थानीय मानक यानी समय जो ग्रीनविच से है वो 2 घंटा आगे है, वह किस देशांतर पर स्थित है, तो 30 डिग्री पूर्वी देशांतर पर स्थित है। नेक्स्ट देखेंगे कि अश्व अक्षांश किसे कहते हैं, तो 30 डिग्री से लेकर के 35 डिग्री जो अक्षांश होता है उसको हम लोग अश्व अक्षांश के नाम से जानते हैं। पृथ्वी का आंतरिक भाग जो क्रोड होता है निकेल एवं लोहे से मिलकर बना होता है। पृथ्वी का आंतरिक भाग जो क्रोड जो है निकेल है और फिर लोहे से यानी कि फेरस से मिलकर बना है। जब 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर पर मध्याह्न हो तब किस देशांतर रेखा पर सुबह के 6:30 बजे होंगे, तो 0 डिग्री देशांतर पर सुबह के 6:30 हुए होंगे। भूमध्य रेखा, कर्क रेखा और मकर रेखा तीनों किस एक महाद्वीप से होकर के गुजरती है, तो ये तीनों जो गुजरती है ये अफ्रीका से होकर के, अफ्रीका महाद्वीप से होकर गुजरती है। पृथ्वी की उत्पत्ति गैसों और धूल के कणों से हुई है, यह किस विद्वान ने कहा है, तो ओ सिम्ड ने कहा है, ओ सिम्ड ने कहा है। पृथ्वी की जो उत्पत्ति है गैसों और धूल के कणों से हुई है। पृथ्वी की आयु निर्धारित करने में किस विधि का प्रयोग करते हैं, तो यूरेनियम डेटिंग विधि से हम पृथ्वी की आयु निर्धारित करने में करते हैं। और वहीं कार्बन डेटिंग, अगर कंफ्यूजन के लिए कार्बन डेटिंग दे देता है तो कार्बन डेटिंग से हम लोग किसी चट्टान या किसी जीवाश्म की मतलब आयु को निर्धारित करने में उसका प्रयोग करते हैं। तो ये पृथ्वी की आयु के संबंध में है, तो ये यूरेनियम डेटिंग मेथड है। ठीक है। नेक्स्ट है कि जीवाश्मीय साक्ष्यों के आधार पर पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति कब मानी जाती है, तो जीवाश्मीय साक्ष्यों के आधार पर पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति 3.5 मिलियन वर्ष पूर्व मानी जाती है। नेक्स्ट है कि यदि किसी स्थान पर सुबह के 6 बजे है तथा उसी ग्रीनविच माध्य जो जीएमटी है वो 3 बजे है, तो उस स्थान की देशांतर रेखा कितनी डिग्री पे होगी, तो 45 डिग्री देशांतर रेखा में 45 डिग्री पूर्व होगी। विश्व को कितने समय कटिबंधों में विभाजित किया गया, तो 24 समय कटिबंध यानी कि 24 जो टाइम जोन में उसको विभाजित किया गया है। ग्लोब पर उत्तरी गोलार्ध में विषुवत वृत्त से 66.5 डिग्री की कोणीय दूरी पर खींचा गया काल्पनिक वृत्त क्या कहलाता है, तो आर्कटिक वृत्त कहलाता है, ट्रॉपिक ऑफ आर्कटिक कहलाता है। यानी कि उत्तरी गोलार्ध में विषुवत रेखा से 66.5 डिग्री कोणीय दूरी पर खींचा गया काल्पनिक वृत्त क्या कहलाता है, तो आर्कटिक वृत्त कहलाता है, यानी कि ट्रॉपिक ऑफ आर्कटिक कहलाता है। विषुवत रेखा सहित कुल अक्षांशों की संख्या कितनी है, तो विषुवत रेखा सहित कुल अक्षांशों की संख्या है 181, यानी कि 90 जो हो गया उत्तरी गोलार्ध में, 90 जो हो गया दक्षिणी गोलार्ध में और एक हो गया इक्वेटर यानी कि 181। तो ये कंफ्यूजन के लिए दे सकता है एग्जाम में, 180 देगा। तो आप लोगों को याद रखना कि 90 जो अक्षांशों की संख्या है वो उत्तरी गोलार्ध में है, 90 जो है वो दक्षिणी गोलार्ध में और एक जो है वो इक्वेटर है, यानी कि एक जो है वो विषुवत रेखा है। ठीक है, तो वो भी तो अक्षांश रेखा है ना, सबसे बड़ी पृथ्वी पर अक्षांश रेखा कौन सी है, तो विषुवत रेखा है। नेक्स्ट देखेंगे 0 डिग्री देशांतर रेखा द्वारा अंतरराष्ट्रीय मानक समय यानी आईएसटी का निर्धारण किया जाता है। यह देशांतर रेखा निम्नलिखित देशों से होकर गुजरती है, तो यूनाइटेड किंगडम से होकर गुजरती है, फ्रांस से होकर गुजरती है, स्पेन से होकर गुजरती है, अल्जीरिया से, माली से, बुर्किना फासो से, टोगो से, घाना से और अंटार्कटिका से। नेक्स्ट देखते हैं कि भूमध्य रेखा जो है वो द इक्वेटर पर 1 डिग्री के अंतराल पर दो देशांतरों के मध्य कितना किलोमीटर का दूरी होता है, तो 111.32 किलोमीटर की दूरी होती है। ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग देखेंगे चट्टाने एवं ज्वालामुखी यानी कि रॉक्स एंड वोल्कानो। ठीक है, तो इसको देखते हैं हम। तो चट्टानों का वर्गीकरण जो है वो चट्टानों का वर्गीकरण 4 तरह से किया गया है, जिसमें एक में आग्नेय चट्टान जिसको इग्नियस रॉक्स कहा जाता है, 2 में सेंटीमेट्री यानी कि अवसादी चट्टाने कहा जाता है और 3 में मेटामॉर्फिक रॉक्स कहा जाता है। आग्नेय चट्टान वो होती है जो पृथ्वी के मतलब जब सबसे कठोर चट्टाने होती है यानी वोल्कानो से निकली हुई जो चट्टाने होती है वो आग्नेय चट्टान होती है। अवसादी चट्टाने फिर सेंटीमेट्री रॉक्स इसको बोला जाता है। रूपांतरित चट्टाने वे चट्टाने जो अवसादी चट्टाने जो होती है वो रूपांतरित हो करके जो अवसादी चट्टाने बनती है रूपांतरित चट्टान, वैसी चट्टाने जो अपना रूप बदल लेती है, रूप
मतलब मेटामॉर्फिक, वो अपना रूप बदल देते हैं, उसे रूपांतरित चट्टाने कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे और ज्यादा डिटेल्स इसका मैं आप लोगों को फिर से जब लेक्चर लेकर के आऊंगा मैं, जब हर एक टॉपिक का अलग अलग लेक्चर होगा तो उसमें मैं डिटेल से आप लोगों को एक बार पढ़ाने का कोशिश कर लूंगा, मैं पढ़ा दूंगा। ठीक है, यहाँ पे बस हम लोग को प्रश्न देखना है। जीवाश्म रहित चट्टाने कौन सी होती है? तो जीवाश्म रहित चट्टाने जो होती है वो आग्नेय चट्टाने, इग्नियस रॉक्स होती हैं। काली मिट्टी का निर्माण किन चट्टानों के क्षरण से होता है? तो काली मिट्टी का निर्माण जो होता है वो आग्नेय चट्टान के क्षरण से होता है। संपूर्ण क्रस्ट के कितने प्रतिशत भाग पर अवसादी चट्टाने विस्तृत है? तो संपूर्ण क्रस्ट के लगभग 75% जो है वो अवसादी चट्टाने विस्तृत है। आग्नेय चट्टानों के रूपांतरण से निर्मित शैले जो है, तो ग्रेनाइट जो है वो आग्नेय चट्टान का उदाहरण है। तो ग्रेनाइट से नीस बना हुआ है, बेसाल्ट से एम्फीबोलाइट बना हुआ है, फिर बेसाल्ट से ही सिस्ट का भी निर्माण होता है। अवसादी चट्टानों के रूपांतरण से निर्मित शैलें, तो अवसादी चट्टान में शैल जो है, तो शैल से स्लेट बना हुआ है, चूना पत्थर व डोलेमाइट से हम लोग संगमरमर मतलब उससे निर्मित शैलें हैं। बालुका पत्थर जिसको सैंडस्टोन बोलते हैं, उसे क्वार्टजाइट बना हुआ है। कांग्लोमरेट जो है उसे क्वार्टजाइट बना हुआ है। बिटुमिनस कोयला से ग्रेफाइट व हीरा है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं कि रूपांतरित चट्टानों के पुनः रूपांतरण से निर्मित शैल है। ठीक है, तो एक बार तो स्लेट बन गया, लेकिन स्लेट से फिर क्या बना? तो फाइलाइट बना। फाइलाइट से फिर क्या बना? तो सिस्ट बना। और ग्रेबो से क्या बना? तो सर्पेंटाइन बना। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं कि रूपांतरित चट्टानों यानी कि मेटामॉर्फिक रॉक्स की उत्पत्ति किन चट्टानों से होती है? तो आग्नेय तथा अवसादी दोनों चट्टानों से होती है। संगमरमर किस चट्टान का उदाहरण है? तो रूपांतरित चट्टान का उदाहरण है। चट्टानों के निर्माण में 8 प्रमुख तत्वों का योगदान है। ये है ऑक्सीजन 46.8%, सिलिकॉन 27.72%, एल्यूमिनियम 8.13%, लोहा 5%, कैल्शियम 3.6%, सोडियम 2.83%, पोटेशियम 2.59% एवं मैग्नीशियम जो है 2.09% है। नेक्स्ट देखते हैं, तो नेक्स्ट है कि सर्वाधिक कठोर चट्टाने कौन सी होती है? तो सर्वाधिक कठोर चट्टाने जो होती है वो रूपांतरित चट्टाने होती है। पृथ्वी के अंदर पिघले पदार्थ को क्या कहते हैं? तो मैग्मा कहते हैं। और यही जब ज्वालामुखी का जब उद्गार होता है तो उसी के द्वारा वो मैग्मा बाहर निकलती है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं कि पृथ्वी के आंतरिक भाग में लावा के ठोस होने से निर्मित चट्टान क्या कहलाता है? तो प्लूटोनिक चट्टाने कहलाती हैं। जो पृथ्वी के जो अंदर ही जब लावा जो होता है वो क्या होता है? वो ठोस हो जाता है, और वही ठोस जो चट्टान का रूप ले लेता है तो उसको प्लूटोनिक चट्टानों के नाम से जानते हैं। ओजोस डेल सलाडो ज्वालामुखी किस देश में अवस्थित है? तो अर्जेंटीना एवं चिली में अवस्थित है। एक बार फिर से रिकॉल करेंगे, ओजोस डेल सलाडो जो है वो अर्जेंटीना एवं चिली में अवस्थित है। नेक्स्ट देखते हैं कि ज्वालामुखी क्रिया में सबसे अधिक जल वाष्प गैस निकलती है। इसके अतिरिक्त कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन तथा हाइड्रोजन आदि गैसें निकलती है। सक्रियता यानी कि एक्टिविटी के आधार पर ज्वालामुखी के कितने प्रकार हैं? तो 3 प्रकार हैं। सक्रिय ज्वालामुखी, सुषुप्त ज्वालामुखी और मृत ज्वालामुखी। वैसे ज्वालामुखी जो लंबे समय से सक्रिय नहीं हुए हैं किंतु भविष्य में कभी भी सक्रिय हो सकते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? तो सुषुप्त ज्वालामुखी यानी कि डोरमांट वोल्केनो कहते हैं। ज्वालामुखी से निकलने वाले पदार्थ कौन कौन से हैं? तो ज्वालामुखी से निकलने वाले पदार्थों को 3 वर्गों में विभक्त किया जाता है। एक में गैस तथा जल वाष्प, यानी कि ज्वालामुखी उद्भेदन के समय सर्वप्रथम गैसें एवं जल वाष्प बाहर आते हैं। इसमें जल वाष्प की जो मात्रा होती है सर्वाधिक होती है, 60 से 90% होती है। अन्य गैसों में कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन एवं सल्फर डाइऑक्साइड आदि प्रमुख होती है। विखंडित पदार्थ जो होते हैं इसमें धूल एवं राख से बनी चट्टाने टुकड़े, टफ या मटर के दाने के आकार वाले टुकड़े, लैपिली बोलते हैं उसको, कुछ इंच से लेकर कई फीट तक के व्यास के बड़े बड़े चट्टानी टुकड़े एवं अपेक्षाकृत बड़े आकारों के टुकड़े जिसको ब्रेसिया आदि बाहर धरातल पे निकलते हैं। तीसरा जो पदार्थ होता है वो लावा होता है, यानी कि लावा जो होता है वो ज्वालामुखी उद्गार के समय भूगर्भ में स्थित तरल पदार्थ को मैग्मा कहते हैं। जब मैग्मा जो होता है धरातल पर निस्तृत होता है तो उसे लावा कहा जाता है। धरातल पर लावा के ठंडा होने के बाद वह आग्नेय चट्टान कहलाता है। नेक्स्ट देखते हैं कि आग्नेय एवं अवसादी चट्टानों के संगठन यानी कि कंपोजिशन तथा स्वरूप में परिवर्तन से रूपांतरित चट्टानों का निर्माण होता है। नेक्स्ट यहाँ देखेंगे कि किस प्रकार के लावा में सिलिका की अधिक मात्रा पाई जाती है। तो अम्लीय लावा में सिलिका की मात्रा अधिक पाई जाती है। अंडमान निकोबार के नारकोंडम द्वीप पर स्थित ज्वालामुखी किस प्रकार का ज्वालामुखी है? तो सुषुप्त ज्वालामुखी है। माउंट किलिमंजारो किस श्रेणी का ज्वालामुखी है? तो शांत ज्वालामुखी है, यानी कि एक्सटिंक्ट वोल्कानो है।
ठीक है, यहाँ पे ज्वालामुखी निकलने का मतलब वो फिगर में दिखाया गया है। तो सबसे पहले जो नीचे जो ज्वालामुखी आता है उसको बैथोलिथ के नाम से जानते हैं। फिर थोड़ा सा ऊपर आकर के रुक जाता है तो उसको फैकोलिथ बोलते हैं। थोड़ा सा और ऊपर जाकर के जब निकल जाता है तो लैकोलिथ के नाम से जानते हैं। फिर बैथोलिथ और सील से के बीच का जो होता है वो लेपोलिथ के नाम से जानते हैं। और सील से ऊपर का जो छोटे छोटे जो ऊपर जाकर के क्रस्ट के रूप में निकलते हैं उसको डाइक के नाम से जानते हैं। और आश्रित शंकु सबसे ऊपर होता है। फिर ज्वालामुखी ऊपर की ओर उद्गार होता है और लावा के प्रभाव से जो क्या होता है वो पठार बनता है। और लावा से जो प्रभाव के पठार बनता है उसको आग्नेय चट्टान के नाम से हम लोग जाना जाता है। ठीक है, विश्व का सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है? तो सक्रिय ज्वालामुखी है किलायु जो हवाई द्वीप में है। हमारे सौर मंडल में अब तक ज्ञात सबसे बड़ा ज्वालामुखी ओलंपस मॉन्स है जो मंगल ग्रह पर स्थित है। तो ज्वालामुखी यहाँ पृथ्वी पे ही नहीं आते, मंगल ग्रह पे भी ज्वालामुखी है जिसको मॉन्स ओलंपस ओलंपस मॉन्स है जो मंगल ग्रह पे स्थित है। किस ज्वालामुखी को भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहा जाता है, कि लाइट ऑफ पिलर ऑफ मेडिटेरेनियन सी कहा जाता है। तो माउंट स्ट्रोम्बली जो है उसको ज्वालामुखी को भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहा जाता है। ज्वालामुखी पर्वत माउंट सेंट हेलेंस कहाँ स्थित है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है। अफ्रीका महाद्वीप का सर्वोच्च पर्वत शिखर माउंट किलिमंजारो किस देश में स्थित है? यह क्वेश्चन बीपीएससी ने पूछा हुआ है। तो ये जो कहाँ स्थित है? तो तंजानिया में स्थित है। मोना लोआ एक सक्रिय ज्वालामुखी, यह कहाँ स्थित है? तो हवाई द्वीप समूह यानी कि संयुक्त राज्य अमेरिका में ये स्थित है। अंटार्कटिका एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है? तो माउंट एरबुस है जिसको इरेबस के भी नाम से जाना जाता है। ईरान के दो प्रमुख मृत ज्वालामुखी कौन से हैं? तो देमबंद है व कोह सुल्तान है। यूरेशियन प्लेट अफ्रीका व इंडियन प्लेट मध्य महाद्वीपीय पेटी ज्वालामुखी मेखला के अंतर्गत आते हैं। ज्वालामुखी शंकु के ऊपर मिलने वाली कीपाकार गर्तनुमा आकृति को क्या कहते हैं? तो क्रेटर कहते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका का रेनडियर हुड व शास्ता किस ज्वालामुखी श्रेणी के उदाहरण है? तो मिसिस ज्वालामुखी शंकु के उदाहरण है। नेक्स्ट यहाँ पे दिया है विश्व के सक्रिय ज्वालामुखी, उसकी ऊंचाई और देश का नाम दिया गया है और कौन सी ज्वालामुखी है तो उसको हम लोग देखते हैं। तो सबसे मतलब देखेंगे कि ऊंचाई में सबसे ज्यादा है तो कोटोपैक्सी है जो इक्वाडोर में है। इसकी ऊंचाई 5,897 मीटर है। फिर हम नाम यहाँ पे आता है क्लूचिवस्काया का जो रूस में है और ऊंचाई है 4,688। ब्रेंगल पर्वत जो अलास्का संयुक्त राज्य अमेरिका यानी कि यूएस में है, इसकी ऊंचाई जो है 4,317 मीटर। कैमरून जो है वो कैमरून में ही है, इसका ऊंचाई 4,070 मीटर है। इरेबस ज्वालामुखी जो है अंटार्कटिका में पड़ता है तो इसका जो ऊंचाई है 3,795 मीटर है। नीरागोंगा जो है वो डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो है 3,470 मीटर। इलियामना जो है वो अलेतुआन श्रेणी संयुक्त राज्य अमेरिका का है जिसका ऊंचाई 3,053 मीटर है। एटना जो है वो सिसिली इटली का है तो इसका जो है एटना इसकी जो ऊंचाई है 3,340 मीटर है। माउंट बेगर की अगर बात करें तो कॉस्कट श्रेणी यानी संयुक्त राज्य अमेरिका में ही पड़ता है, 3,285 मीटर ऊंचाई है। चिल्लन जो है वो चिल्ली में पड़ता है, इसका 3,200 मीटर है। माउंट न्यामू रागिरो जो है वो कांगो में पड़ता है, 3,090 मीटर है। विलारिका जो है वो चिली में पड़ता है, 2,842 मीटर है। माउंट रूपा पेहू जो है वो न्यूजीलैंड 2,797। पोरक मैक्सिको जो है वो 2,800 मीटर है। असामा जो है जापान 2,540 मीटर है। सेंट हेलेंस पर्वत जो है संयुक्त राज्य अमेरिका जिसकी ऊंचाई जो है 2,530 में है। न्याहू रुहुयो जो है न्याग्यू रुहुए जो है वो न्यूजीलैंड 2,291 अजीब अजीब नाम है कोई नहीं। हौला जो है वो आइसलैंड में है, 1,491 मीटर है। विसुवियस जो है वो इटली में है, नेपल्स की खाड़ी में 1,277 मीटर है। किलायू जो है वो हवाई संयुक्त राज्य अमेरिका 1,225 में मीटर है। स्ट्रोम्बली जो है इटली यानी कि लिपारी द्वीप भूमध्य सागर जिसकी ऊंचाई 925 मीटर है। विश्व का सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है? तो कोटोपैक्सी है। और कोटोपैक्सी के बारे में हम लोगों ने देखा कि ये कौन से देश में, तो इक्वाडोर में। इसकी ऊंचाई जो है 5,897 मीटर है। नेक्स्ट देखते हैं कि ज्वालामुखियों का मेखलाबद्ध वर्गीकरण कितने भागों में किया गया है? तो 4 भागों में किया गया है। परिप्रशांत महासागरीय मेखला, सरकम पैसिफिक बेल्ट,
मध्य महाद्वीपीय पेटी, मिड कॉन्टिनेंटल बेल्ट, मध्य अटलांटिक मेघले या मध्य महासागरीय कटक। 4 में है अंतराप्लेटीय ज्वालामुखी इंटरप्लेट वोल्कानिज्म। क्षारीय लावा शंकु को किस अन्य नाम से जाना जाता है? तो शील्ड शंकु के नाम से जाना जाता है। अलास्का जो है संयुक्त राज्य अमेरिका के कटमई पर्वत को 10,000 धुआरों की घाटी कहा जाता है। ठीक है, तो आज के एपिसोड में, ये वर्ल्ड ज्योग्राफी का दूसरा एपिसोड था। आज के एपिसोड में इतना ही, मिलते हैं जल्दी हम लोग नेक्स्ट एपिसोड के साथ में। तब तक और भी सब्जेक्ट का वीडियो यहाँ पे अपलोड किया था, टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वहाँ पे लिंक मिल जाएगा। और अभी तक आप लोगों ने अगर इस वीडियो को देखा है तो जाते टाइम 1-2-3 सेकंड लगेगा, लाइक कर दीजिए, अपने सुझाव दे दीजिए। और आप लोगों का इतना सारा प्यार, इतना सारा सपोर्ट मिल रहा है, तो इसके लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जुड़े रहिए हमारे जीएस साइको एजुकेशन के साथ, हम भी आपके साथ जुड़े हुए हैं और जितना हो सकता है वो मैं आप लोगों के लिए करने के लिए तैयार हूँ। ठीक है, चलिए, थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग दिस।